आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। ओके, एम आई ऑडिबल? प्लीज थोड़ा सा वेट करिएगा, शुरू करते हैं क्लास को। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे? 46, 46 के आसपास ये हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, 47 में से करना है, तो बिना ज़्यादा समय लिए हुए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 अनवर्ड, लेट्स डू दिस। सो 47वां प्रश्न जो है वो कह रहा है कि एक कोन हमारे पास है जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर की है, रेडियस 12 सेंटीमीटर का है, और इसको हम मेल्ट करके रीशेप करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे, और उस सिलेंडर की जो हाइट है वो वही होगी जो कोन की रेडियस है उसी के बराबर होगी। आपको बताना है कि जो सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है। तो आप जो कोन को मेल्ट कर रहे हो, राइट, पहले हम सिलेंडर का इधर लिखेंगे पाई इंटू आर। हमें रेडियस सिलेंडर का निकालना है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। सिलेंडर का हाइट हम वही रखेंगे जो कोन का रेडियस है, और कोन का रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो इधर 12 लिख दिया। ये वैल्यू किसके बराबर है? 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट 14। तो बस वॉल्यूम को इक्वेट करना है, क्योंकि इस कोन को पिघलाकर हमें ये सिलेंडर बनाना है। तो पाई से पाई देखिए कटेगा, आर स्क्वायर है यहाँ 12 से 12 कटेगा, तो ये आपका 3 चौके 12 है, 4 इंटू 14 बनेगा, 14 चौको 56, 56 हो गया। आर की वैल्यू आएगी, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, और 2√14 आपकी वैल्यू हो गई, 14 चौको 56, 2√14। क्लियर है? यानी ए आंसर आपका करेक्ट हो गया। इस तरह के बहुत प्रश्न आते हैं मेंसुरेशन में कि एक को पिघलाया दूसरा बनाया, तो आपको बस वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पर, और ये प्रश्न आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, कह रहा है एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका बेस रेडियस 6 है, हाइट 14 है। एक क्रॉस सेक्शन बनाएंगे थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द हाइट पैरेलल टू बेस, द वॉल्यूम ऑफ द लोअर पोर्शन इज। ये कोन के फ्रस्टम की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है ना ये बात? ये कोन के फ्रस्टम की चर्चा हो रही है यहाँ पर, कि आप एक काम करो, जो हाइट का मिड पॉइंट हो वहां इस कोन को काट लो, तो ये कोन का एक इस तरह का फ्रस्टम बन जाएगा। यहां जो अपर रेडियस है वो आपको दिया हुआ है, ये हाइट आपको पता है, ये हाइट कितनी है? 14 है, तो इतनी 7 बचेगी आपके हिसाब से, यहाँ पर 7 बचेगी, और ये बेस रेडियस आपका 6 है। अब आपको पता है यहाँ फॉर्मूला आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको ऊपर का रेडियस मालूम नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली जो हमने कल चीज सीखी थी कि सिमिलरिटी लग सकती है, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आप यहाँ पर मिडिल में कुछ ऐसा कर रहे हो, तो मिडिल में अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आपको एक चीज तो बहुत क्लियर होगी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस हाइट को और इस हाइट को कंपेयर करके ये बोल दूं कि ये अगर h है और ये अगर 2h है, डबल हो गया, तो ये रेडियस अगर r होगा तो ये रेडियस 2r होगा। दैट्स सो सिंपल। तो ये 6 है, तो ये वैल्यू बेटा देखो 3 के बराबर होगी, तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो कि अगर हाइट में आधा काटा आपने तो ये 3 होगा, सिमिलरिटी इस्तेमाल करके। अब आप फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा सकते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आया था? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एच, और एच आपका 7 बनेगा यहाँ पर। ये वैल्यू अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो बनेगा 36, 18 54, 54 में 9 जुड़ेगा 63, 63 3 से कटेगा 21, तो पाई इंटू 21 इंटू 7 बनेगा। पाई इंटू 7 तुम्हारा क्या होता है? 22। अब 22 को मैं क्या करूंगा? 21 से गुणा करूंगा, आपकी वैल्यू 462 आ जाएगी। ये एक तरीका हुआ इस सवाल को करने का। यहां पर लेकिन मैं एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप सभी के साथ करना चाहूंगा, राइट, आप सभी के साथ, और उस एनालिसिस का आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। लेट अस से मेरे पास एक कोन है, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा मेरे पास एक कोन है इस प्रकार से, और मैंने कोन का एक क्रॉस सेक्शन काटा है, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस तरह से काटा है कि ये जो वर्टिकल हाइट है, जिसको मैं लेट से बोलूंगा ये h1 है और ये हमारा h2 है,
सो H1 और H2 का जो रेशियो है दैट इज 1:1। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हाइट है उसको दो बराबर हिस्सों में हमने इस तरह से काटा। अब आप सिंपली अगर प्रॉपर्टी यूज करें सिमिलैरिटी की, तो आप कहेंगे इसका रेडियस आधा होगा, इसकी हाइट आधी होगी, या हम बोल दें कि इसका हर एक लेंथ कंपोनेंट आधा होगा। वॉल्यूम हमेशा क्या मिलता है, लेंथ कंपोनेंट को क्यूब करने से। तो अगर इसका वॉल्यूम 1 होगा, छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम 1 होगा, तो जो बड़ा वाला क्यूब नहीं, कोन बोलना चाहिए, तो बड़ा वाला जो कोन होगा उसका जो इंटायर वॉल्यूम होगा वो 2 × 2 × 2 होगा, क्योंकि हर एक लेंथ कंपोनेंट दुगना है तो उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो इस वाले पोर्शन का वॉल्यूम क्या बनेगा, 7। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम बोल दूं V1 है और इसका वॉल्यूम आपको बोल दूं V2 है, तो V1 और V2 का रेशियो कितना बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 1:7। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि ये 2³ - 1 है, क्योंकि इस पैटर्न पे अभी हम पूरी कहानी गढ़ने जा रहे हैं। अगली चीज आप देखो, आप कहोगे 2 बराबर हिस्से के बजाय सर अगर हम 3 बराबर हिस्से कर रहे होते इसके तो क्या होता, आप खुद ही सारी बातें बताओगे। अगर मैं इसके 3 बराबर हिस्से करूंगा तो आप कहोगे 3 बराबर हिस्सा करने में ऐसा 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 होगा। मैं लेट से इसके वॉल्यूम को बोलता हूं कि ये V1 है, इस पोर्शन के वॉल्यूम को मैं बोलता हूं V2 है, और इस पोर्शन के वॉल्यूम को मैं बोलता हूं कि V3 है। कंडीशन बहुत सिंपल रखी गई है फिर से, कि हमने ये जो कट्स लगाए हैं बेस के पैरेलल लगाए हैं, और जो हमने H1 H2 H3 हाइट है ये तीनों इक्वल हैं, H1 बराबर H2 बराबर H3 है, यानी इक्वल हाइट्स पे दो कट्स मार दिए। अब मजेदार बात क्या है कि देखो V1 का रेशियो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर V1 + V2 से, और फिर मैं लिखूंगा V1 + V2 + V3 टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। ये लार्जेस्ट कोन होगा, ये बीच में एक कोन बनेगा, और ये सबसे छोटा कोन बनेगा। तो लेट अस सबसे छोटे वाले कोन को देखते हैं, V1 को V1 + V2 से कंपेयर करते हैं। तो आप कहोगे चूंकि H1 H2 के बराबर है, तो पिछला वाला केस का मामला बनेगा कि अगर ये 1 होगा तो ये 2 × 2 × 2 करके 8 हो जाएगा। यस। तीसरी जो वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखें, और मैं अगर V1 से कंपेयर करूं इसको, तो V1 में अगर मैं कहूंगा कि लेंथ कंपोनेंट 1 है, तो हर एक लेंथ कंपोनेंट V1 + V2 + V3 यानी सबसे बड़ा कोन जो बनेगा उसमें 3 गुना होगा। तो वहां पर जो टोटल वॉल्यूम होगा वो करस्पॉन्डिंग 27 बनने वाला है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि V1 V2 और V3 का रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे ये है मेरा 1, ये है मेरा 2³ - 1 व्हिच इज 7, और ये वैल्यू बनेगी आपकी 3³ - 2³। ये वैल्यू क्या बनेगी पता है आपको, 3³ - क्योंकि 27 से मैं घटाऊंगा क्या V1 + V2 तो मुझे V3 मिलेगा, और ये 2³ है, तो दिस वैल्यू इज सिंपली 27 - 8 जो कि 19 है। आप पैटर्न देखना क्या है, ये 1 का क्यूब है, ये हमारा है 2 का क्यूब - 1 का क्यूब, और ये वैल्यू हमारी क्या है, 3 का क्यूब - 2 का क्यूब। तो ये पैटर्न है इसको लिखने का। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, सो दैट आप क्विकली इस चीज को जनरलाइज करके लिख पाए। इक्वल हाइट पे हमने 4 कट्स मार दिए, V1 V2 V3 और V4 वॉल्यूम मैंने बोल दिया। कंडीशन सेम है कि 3 कट्स लगाए, 4 पोर्शंस बन गए। जो हाइट कंपोनेंट है H1 H2 H3 H4 ये सारे इक्वल हैं। H1 H2 H3 H4 आर इक्वल। अगर मुझे यहाँ V1 का रेशियो V2 से लिखना होगा, V3 और V4 लिखना हो, अब बताइए ये 1³ होगा, ये 2³ - 1³ होगा, ये 3³ - 2³ होगा, अगर इक्वल हाइट्स पे कट लगे हैं, और ये वैल्यू 4³ - 3³ होगी। तो आई विल से दिस इज 1, दिस इज 7, दिस इज 27 - 8, 27 - 8 19, और ये वैल्यू है आपकी 64 - 27 37 के बराबर है। ठीक है, क्लियर और नॉट? यस। 38 नंबर गलत सॉल्व हुआ था हर्ष सर, ये देख लेंगे क्लास के अंत में, याद दिला दीजिएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको क्लियर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। प्रिज्म स्ट्रक्चर में अगर आप इक्वल हाइट पे कट लगाते हो तो प्रिज्म स्ट्रक्चर में वॉल्यूम सेम रहता है, क्योंकि वो क्या होता है, टॉप बॉटम सेम रहता है। तो इक्वल हाइट पे कट्स लगा दो, वॉल्यूम रेशियो 1 रहेगा हमेशा, 1:1:1। इसलिए प्रिज्म में इक्वल हाइट पे कट लगा के आपसे वॉल्यूम रेशियो कभी पूछा ही नहीं जाएगा, बट पिरामिड स्ट्रक्चर में आपसे पूछा जाएगा। क्लियर, पिरामिड स्ट्रक्चर में आपसे ये चीज पूछी जाएगी। पैटर्न समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को, किसी को कोई तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन। अब अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो आप इस सवाल को इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि अगर इस तरह का कट लगा है, 2 ही हिस्से हैं, तो अगर ये वॉल्यूम मैं कहूंगा V1 है और ये वॉल्यूम मैं बोलूंगा V2 है, तो आप कहोगे यहाँ V1 और V2 का रेशियो क्या होगा, 1:7 होगा, बोलोगे। तो टोटल जो बड़ा वाला क्यूब है उसके वॉल्यूम को मैं बोल सकता हूँ कि 8 यूनिट का है। टोटल V1 + V2 8 यूनिट है,
और 8 यूनिट की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालू। मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, मुझे 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो यहां से मैं 7 यूनिट की वैल्यू निकालू। मुझे फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए ना, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? 7/8 इंटू दिस होल वैल्यू, ये भी आपको 462 ही देगा। इस सवाल को मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूं, अगर मैं फॉर्मूला ना लगाना चाहूं तो ऐसे भी हो सकता है। रेशियो का इस्तेमाल करके हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। इन्वर्टेड कोन है, यानी उल्टा कोन है, शेप उसका है इन्वर्टेड कोन शेप्ड जार is used to measure the kerosene at the shop. The diameter and height of the cone are 24 and 42 centimeter. During a measurement, he filled the conical jar only up to 5/6 of the actual height. Then find the percentage profit made by the shopkeeper by selling the unit jar kerosene. Anyway, let's understand what is the meaning of inverted cone shaped jar is used to measure kerosene at a shop. I think you understand. इसको हमारे यहाँ कीप बोलते हैं, कीप। कुछ इस तरह का, मतलब इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या है? लाइक दिस, इस तरह का एक इक्विपमेंट है जिसको मापने के लिए यूज करते हैं। इसमें नीचे एक पोर्शन होता है, सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है, जिससे वो लिक्विड बाहर निकलता है, काइंड ऑफ। बट इसको ये परफेक्ट कोन की तरह मान रहे हैं, तो ठीक है। डायमीटर आपको दिया है 24, हाइट दिया है 42, तो ये आपका है 42, ये आपका है 24, ये भी लिख लीजिए। ये 42 है और ये आपका 24 है। ड्यूरिंग ए मेजरमेंट he filled the conical jar only up to 5/6 of actual height. एक मेजरमेंट के दौरान उसने इसको पूरा भरने के बजाय इसका सिर्फ 5/6 हिस्सा ही भरा। इसका मतलब ये है कि ये जो हाइट वो भर रहा है, वो हाइट कितना है? 5/6 इंटू 42 which is 35, राइट। अच्छा, यहाँ डायमीटर आपको 42 दिया हुआ है, डायमीटर 24 दिया, तो ये रेडियस 12 हो जाएगा, 12। अब पूछ आपसे कह रहा है कि भाई परसेंटेज प्रॉफिट इस केस में कितना होने वाला है। दिस इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज जब आप वॉल्यूम रेशियो लिखोगे कि ओरिजिनली वो कितने का पैसा ले रहा है और कितना वो दे रहा है, यहाँ फ्रस्टम वस्टम नहीं सोचना है भाई, इतना मत सोचो। ओरिजिनली उसको कितना देना था और बेईमानी करके उसने दिया कितना। तो अगर 5/6 हाइट तक दिया है, रेडियस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो हमें किसी भी तरह से इनका वॉल्यूम रेशियो लिखना है बस, कि बड़े वाले कोन का और ये जो कोन ये वाला बना नीला वाला, इसमें वॉल्यूम रेशियो क्या है, सो दैट वी कैन नो कि कितने का पैसा लिया और कितना उसने दिया। तो अगर हाइट तुमने 5/6 ली है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेडियस भी तुम 5/6 ही लोगे। तो अगर मैं वॉल्यूम रेशियो की बात करूं, तो ये वॉल्यूम रेशियो आपका कितना बनेगा? कैन यू टेल मी एनीवन? वॉल्यूम रेशियो कितना बनेगा? हाइट आपने 5/6 ली, तो रेडियस भी 5/6 जाएगा। 5/6 का मतलब यही हो गया कि आपका यहाँ जो कहानी है कि अगर ये 6 क्यूब होगा तो ये 5 क्यूब होगा, दैट्स द मीनिंग रेशियो। तो अगर ये वैल्यू हमारी 216 है, तो ये वैल्यू हमारी 125 होगी। यानी तुमने 216 का पैसा लेके सिर्फ 125 दिया। 216 का पैसा लिया, 125 तुमने दिया, तो तुम्हारा जो मुनाफा है वो हर 125 की बिक्री पे मुनाफा जो तुम्हें हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 91 का मुनाफा हो रहा है। इसका तुम पैसा ले रहे हो, बट इसकी जगह तुम्हारा कुछ खर्चा नहीं हो रहा है। तो योर आंसर इज 91/125 इंटू 100। परसेंटेज के टर्म में 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ये वैल्यू आपकी हो गई 4 एकम 4, 4 9 36 बटे 5, which is 72.8%, बी ऑप्शन। तो यहाँ जो डेटा दिया है ना 42, 12, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आप सिमिलैरिटी और रेशियो को समझते हैं तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ एक डेटा चाहिए था कि आपने 5/6 हाइट तक भरा है। जिनको समझ सिमिलैरिटी की नहीं है उनके लिए सब डेटा क्रूशियल है, क्योंकि वो इसका रेडियस निकालें बैठ के, वो इसका हाइट निकालें, वो इसका इस्तेमाल करके फिर वॉल्यूम रेशियो निकालें। आपको नहीं निकालना है। तो आप ये कह रहे हो कि भाई जब उसने 6 क्यूब के इक्विवेलेंट पैसा लिया तो उसने एक्चुअल में 5 क्यूब ही दिया, तो उसका मुनाफा 91 का हो गया। हर 125 जब उसका एक्चुअली जा रहा है तो उसको 91 का मुनाफा होता जा रहा है। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट इज 73% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 50वां सवाल। एक राइट सर्कुलर कोन है
उसको हमने कट किया है पैरेलल टू इट्स बेस इन सच ए वे दैट द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सेक्शन इज इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द न्यू कोन टू द ओरिजिनल कोन। ये भी सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। सो आप ये करो बेसिकली कि आपने कोन को इस तरीके से काटा है कि वॉल्यूम्स इक्वल हो रहे हैं, आप इसका वॉल्यूम 1 मानोगे, इसका वॉल्यूम भी 1 मानोगे, तो मैं कहूंगा V1 रेशियो V2 जो होगा वो 1 रेशियो 2 के बराबर होगा। एक मिनट, V1 रेशियो V2 आपका 1 रेशियो 1 है, तो V1 रेशियो V1 प्लस V2 की बात अगर करूं मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? देखो ये दोनों कोन सिमिलर हैं, V1 और V1 प्लस V2। तो अगर वॉल्यूम रेशियो 1 रेशियो 2 है तो करस्पॉन्डिंग अगर मैं लेंथ रेशियो लिखूंगा कि इनकी जो लेंथ्स होंगी उनका रेशियो क्या बनेगा, तो आप कहोगे जो लेंथ रेशियो निकल के आएगा, चाहे वो रेडियस हो चाहे वो हाइट हो, वो 1 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 2 बनेगा, बिकॉज वॉल्यूम हमेशा ट्रिपल 3 लेंथ से बनता है। पूछ रहा है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ न्यू कोन टू द ओरिजिनल कोन, तो न्यू कोन टू ओरिजिनल कोन का जो हाइट है वो 1 रेशियो यही है, ये किसी भी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो है। तो नया कोन क्या है, ऊपर वाला है, राइट? तो द रेशियो विल बी सिंपली 1 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 2। कोई भी करस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो, चाहे आप रेडियस का रेशियो पूछ लो या हाइट का रेशियो पूछ लो, वो यही होगा। ठीक है, 51वां सवाल, ए कोन ऑफ हाइट 56 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर is cut into 3 equal heights parallel to its base. Find the volume of the largest frustrum, sorry. निकालिए, आपको अभी पढ़ाया मैंने सब कुछ। हाइट्स आपने बराबर रखी है, तो वॉल्यूम रेशियो अगर आप बनाओगे V1 V2 V3, तो V1 V2 V3 की अगर मैं बात कर लूं तो आपको पता है ये 1 होगा, तो ये 7 होगा, तो ये 19 होगा। ठीक, तो ये फ्रस्टम लार्जेस्ट लेंथ का है 19। अब देखो इसमें जो ओरिजिनल कोन है उसका वॉल्यूम क्या है, 27 यूनिट्स। ये वैल्यू इसके बराबर है 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। बट अगर मुझे लार्जेस्ट फ्रस्टम का वॉल्यूम चाहिए तो मुझे 19 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो आपको करना क्या है, 19/27 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 144 इंटू 56, ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने में मेहनत है, यस करिए। 7 से ये वैल्यू कटेगी तो 8 मिलेगा मुझे, 7 8 56 होता है। बाकी 3 से ये वैल्यू कटेगी, 3 चौके 12 3 8 24, फिर 3 से यहाँ से भी कटेगा, 3 से 16 3 48। सो न्यूमरेटर इज 19 इंटू 22 इंटू 16 इंटू 8। एक तो ये प्रोडक्ट है, और डिनोमिनेटर में आपका 9 है। ओके, न्यूमरेटर आपका है 19 इंटू 22 इंटू 16 इंटू 8। सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी। देखो 22 में एक 11 है, 11 से गुणा करना हमेशा आसान है, तो उसको आप लास्ट के लिए रख लो। ठीक है, आप 16 8 128 कर लो, और 16 8 128 को 19 से गुणा कर लो। आप 19 को 18 मानने से इजीली हो सकता है, ऐसे सवाल नहीं कर सकते बेटा अंटिल यू गो डीपर इनटू अप्रोक्सीमेशन ऑफ द चेंजेस। मैं इसके बारे में बात लास्ट में करूंगा। ठीक है, पहले एक्चुअल कैलकुलेशन देखते हैं। जब भी आप 19 को 18 मान रहे हो, ऑप्शन दूर है सर, कर सकते हैं। विशु, दूरी का मतलब समझते हो क्या है? देखो, पटना से लेके दिल्ली की दूरी फ्लाइट से चलने वालों के लिए जितनी है, ट्रेन से चलने वालों के लिए उतनी नहीं है। बात बहुत गौर से समझना, साइकिल से चलने वालों के लिए भी उतनी नहीं है। ऑल्दो वो किलोमीटर में बराबर है, बट द एक्सपीरियंशियली इट्स वेरी डिफरेंट। सो देयरफॉर 18 को 19 मानना या 19 को 18 मानना, और सिर्फ इस तरह से ऑप्शन को देख लेना कि देखो यहाँ पर 700 का अंतर है, यहाँ पर 700 का अंतर है, तो काफी गैप है, 700 किलोमीटर का गैप है। ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू लुक एट द डेटा कि अगर मैंने 19 को 18 माना तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं उससे बात करूंगा, पहले इसको एक्चुअली सॉल्व कर लेते हैं, देन विल कम एंड डिस्कस इन डिटेल। 16 8 128, 128 को हम 19 से गुणा करेंगे। 128 को 19 से गुणा करने का मतलब हम 20 - 1 करते हैं, ये बनेगा आपका 2560 माइनस 128। ठीक, ये हो जाएगा आपका 32, और ये हो जाएगा आपका 24, 2432। फिर इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 4864। फिर इसको मुझे 11 से गुणा कर लेना है। ओके, बिकॉज 2 से गुणा किया तो 22 था मेरे पास, तो 11 से गुणा हो गया। अब 11 से गुणा करने का तरीका क्या है, मैं इसको लिखूंगा 4 8 6 4 0
और 4 8 6 4, यहाँ 4 है, 6 4 10 8 6 14 1 15 8 4 12 1 13 है, 535 0 4 आ गया। अब मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा, तो 9 से डिवाइड करूंगा तो आपको मिलेगा 9 5 45 8 9 9 81, तो 5 9 से शुरू हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या है? बी। क्लियर? आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली बी। दैट्स हाउ एग्जैक्ट कैलकुलेशन हैपेंस। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जब भी आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो क्या रिस्क होता है और क्यों ये सब बातें समझना बहुत आवश्यक है। एक वैल्यू है तुम्हारे पास 5944, एक वैल्यू है तुम्हारे पास 6244, इनके बीच में कितने का अंतर है? 300। ठीक, बट आपको पता है जब आप अप्रोक्सीमेशन करोगे, ठीक है, जब आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आपके पास एरर मार्जिन 300 का नहीं है। ये भी एक मिसलीडिंग डेटा है कि इनके बीच में 300 का अंतर है। एरर मार्जिन तुम्हारे पास सिर्फ 150 का है। अगर तुमने मान लिया तुम्हारा ये उत्तर सही है, जो कि भी हमें पता है, लेकिन हमने जब अप्रोक्सीमेशन किया और हमारा उत्तर 150 से ज्यादा इस साइड में डेविएट कर जाएगा, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कुछ इतना मिलेगा जो इसके पास में पहुंच जाएगा। तो जब दो आंसर्स में 300 का अंतर होता है तो तुम्हारे पास एरर मार्जिन सिर्फ 150 का होता है। दैट मीन्स कि हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन करें तो हम इस बात का ख्याल रखें कि हमारा एरर मार्जिन 150 से अधिक यहां नहीं होना चाहिए। और 150 कैसे डिसाइड करेंगे? लोवेस्ट गैप इन सारे ऑप्शंस में 300 का है, उसका आधा 150 है, तो मेरा एरर मार्जिन 150 से अधिक नहीं हो सकता है। तो आप जो कह रहे थे ना कि आंसर में बहुत सारा गैप है, अल्टीमेटली वो गैप 150 पे आकर अटक गया। अब 150 का गैप भी इस केस में हम कैसे डील करेंगे उसको मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। मेरे पास है 19 इंटू 22 इंटू 16 इंटू 8 बटे 9। अगर आप इसको 18 मानते हैं तो क्या होगा? आप बेसिकली 19 को 18 प्लस 1 मान रहे हैं और आप इस वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं। यस और नो? आप करो इसको छोड़ देते हैं, हम इसको 18 मान लेते हैं। अब जरा इस वैल्यू का मैग्नीट्यूड देखो। अगर तुम 8 बटे 9 को 1 भी मान लो, 8 बटे 9 को आप लगभग 1 मान लो, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 352 होता है। द प्रॉब्लम इज कि इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि द वेरिएशन विल हैपन इन द नेगेटिव साइड। दैट आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 5600 समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि आप वैल्यू छोड़ रहे हो। अब 5600 समथिंग अगर आता है आपका आंसर, तो आप कौन सा आंसर लगाओगे? आप 5200 की तरफ भी पहुंच गए ना। प्रॉब्लम यह है। Therefore, that's not the right way to solve the question. हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम इसको अलग अलग करके ऐसे ही लिखें और फिर हम लिखें 9 दूनी 18, इसका गुणा कर लें, 8 दूनी 16, 16 से हम 256 और 256 इंटू 22 यहां से निकालें और इस वैल्यू को भी यहां से अप्रोक्सीमेट कर लें। जैसे यहां पर आप अगर 8 बटे 9 को 9 मान लेते हैं तो आपको वैल्यू एक्स्ट्रा मिलेगी। कितना? दिस अपॉन 9 एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि 44 के आसपास है। मेंटली आप सोच सकते हो ना कि अगर मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा मान लूं और इसको 9 मान लूं तो मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मिलेगी उस 1 के आसपास, विच इज 40 के आसपास। तो दैट मीन्स 40। दैट्स गुड। तो ये वैल्यू आप इसको 9 मान के सॉल्व कर लीजिए। 352 इसमें फिर जोड़ दो आप सीधे उठा, तो ये सॉल्व कर लो, फिर इसमें 352 जोड़ दो, देन यू विल गेट द नियरेस्ट आंसर। तो वो बहुत ज्यादा टाइम सेवर नहीं है एक्चुअली। ठीक है, आपको मैंने दिखा दिया कि क्या बातें ख्याल रखना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेशन को सही से समझना जरूरी है। ऑप्शंस में गैप अगर 200-300 का दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट इज बढ़िया गैप। नो, वो रिलेटिव होता है भाई। गैप बढ़िया है, छोटा है, ज्यादा है, ये रिलेटिव है ना। इट्स ऑलवेज रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 52, अगर राइट सर्कुलर कोन है और इसको हमने 3 सॉलिड्स में कट किया, V1 V2 V3 by 2 cuts which are parallel to base and trisects the altitude. अल्टीट्यूड का ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल हाइट्स। V1 V2 V3 का रेशियो आपका बनेगा ये 1:7:19, अभी हमने कर रखा है इसको 1:7:19। ठीक है, 53वां सवाल देखिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस और हाइट 15 और 20 सेंटीमीटर है। इसको हम रोटेट कर रहे हैं हाइपोटेनस के अबाउट। नया स्ट्रक्चर बन रहा है, उसका वॉल्यूम बताना है। कल ही किया था हमने, याद हो अगर आपको। 1/3 पाई, यहां जो रेडियस का स्क्वायर बनता है वो क्या बनता है? P, which is AB upon A plus B, सॉरी AB upon हाइपोटेनस। तो अगर ये 15 इंटू 20 है तो ये 25 बनता है आपका, ये 12 के बराबर हो गया, राइट। तो ये होता है आपका 12। यहाँ पर वो आपको याद होगा कि रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑन द हाइपोटेनस। अच्छा, हाइट दिया हुआ है, कौन सा हाइट? वो हाइट वही है
बेस एंड हाइट का मतलब इनका वही है, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स इनटू किससे गुणा करते हैं, हाइपोटेनस की लेंथ से। तो ये पाई आर स्क्वायर बनता है इनटू एच हाइपोटेनस की लेंथ बनती है, और हाइपोटेनस की लेंथ यहाँ 25 है। 25 इंटू 12 300 हो जाएगा, और 1 12 3 से कटेगा 4 बनेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1200 पाई। सी ऑप्शन। कल इसको किया है इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया। याद है आपको क्वेश्चन? ये वैल्यू हमने निकाल दी कि 12 होगी, ये अगर 15 और 20 है तो ये लेंथ 25 होगी। दो कोन्स बनते हैं, कल मैंने बताया था, एक कोन बनेगा जिसकी हाइट ये होगी, एक कोन बनेगा जिसकी हाइट ये होगी, अल्टीमेटली जुड़ के टोटल हाइट 25 हो जाएगी, और रेडियस स्क्वायर यहाँ बनेगा ये 12 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आंसर आ जाएगी। तो फॉर्मूले वेरिएबल के टर्म्स में बड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन अगर आपको डायग्राम की समझ है तो बहुत छोटे फॉर्मूले, इट्स वेरी इजी। अगर आपको कौन का तरीका पता है, ये पता है कि दोनों की हाइट्स जुड़ जाती हैं जो कि हाइपोटेनस के बराबर है, तो फटाक से आप इसको ऐसे लिख दोगे। 54वां प्रश्न देखिए, एक राइट सर्कुलर कोन है, इसका बेस रेडियस 12 है, उसको हम 8 सेंटीमीटर की हाइट पर काट रहे हैं और एक फ्रस्टम बना रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन इफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर कोन इज कट इज, ठीक है। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो ऐसा है कि एक कोन है, उसका बेस रेडियस 12 है, और जहां तुम कट लगा रहे हो उस कट का जो बेस रेडियस है ना, वो मुझे दिया है 8, डेटा दिया हुआ है। कट लगाओगे फ्रस्टम बनेगा। इसकी जो ओवरऑल हाइट है वो 8 है। अच्छा नहीं सॉरी, कट एट द हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो ये हाइट मुझे 8 सेंटीमीटर दी हुई है, बेस से 8 सेंटीमीटर पे आपने कट लगाया। मुझे ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम निकालना है। तो देखो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, पहले ये समझो कि ये 8 और 12 जो रेडियस है इनका रेशियो क्या है, 2:3 का है। तो अगर मैं इस कोन की हाइट को h1 बोलूं और इस कोन की हाइट को मैं h2 बोलूं, तो h1 और h2 का रेशियो भी 2:3 ही होगा, और इनका जो अंतर है 1 यूनिट, ये मुझे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ओरिजिनल कोन है उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर की है। तो वॉल्यूम ओरिजिनल कोन का बनेगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, तीनों 24 बन जाएगा। 144 को मुझे 8 से गुणा करना है, 576 का डबल 1152 बनेगा, 1152 पाई आंसर हो जाएगा। एक सौ चौवालीस इंटू 8, 144 इंटू 4 576 होता है, तो उसका दुगुना कर लो आप, 1152 हो गया पाई। दैट्स द आंसर, पूरे ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम। तो सिमिलैरिटी से हाइट रेशियो निकला, हाइट रेशियो से हाइट निकली, क्योंकि हाइट का अंतर क्या है, फ्रस्टम की हाइट है, वहां से हमें ओवरऑल हाइट मिल गई, ओवरऑल हाइट से हमें आंसर मिल गया। ठीक। 55वां सवाल, एक फ्रस्टम है पिरामिड का, उसका स्क्वायर बेस है, अपर साइड 9 सेंटीमीटर है, लार्जर साइड 15 सेंटीमीटर है, हाइट 4 सेंटीमीटर है। आपको लेटरल सरफेस एरिया बताना है फ्रस्टम का क्या होगा। बट यहाँ पिरामिड का बेस स्क्वायर है, मेक्स इट मच इंटरेस्टिंग। हमने स्क्वायर बेस का पिरामिड नहीं देखा है, हैव वी? नो। तो पहले जरा स्क्वायर बेस का पिरामिड देखते हैं। स्क्वायर बेस का पिरामिड बहुत सिंपल है, मतलब एक दो टर्म नए इंट्रोड्यूस होंगे, नए टर्म भी नहीं होंगे, क्योंकि जब आपने ट्रायंगुलर पिरामिड कर लिया है तो टर्म नए नहीं आते हैं कुछ भी। ये आप समझ लो कि बेस आपका होता है स्क्वायर, ठीक, कुछ ऐसा। एंड मैं आपका यहां पर लेट से वर्टिकली, ये सेंटर होता है, सेंटर से यहां पर आपने एक पॉइंट लिया ऊपर, इस पॉइंट से आप सबको ऐसे ज्वाइन कर दो, दिस इज द स्क्वायर पिरामिड। अगर आपको इसको विजुलाइज करना है तो मैं करवा देता हूं कि बेस को अगर मैं ऐसे रखूं, ठीक, एंड मैं इसको खोल डालूं पूरा, इफ आई जस्ट ओपन इट कंप्लीटली, तो ओपन करने के बाद आपको ये 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेंगे। तो ये इसका विजुलाइजेशन है, अगर आप करना चाहते हैं। उसी पूरे पिरामिड को मैंने 2D में खोल दिया से, इट विल लुक लाइक दिस। अब कुछ बातें देख लो, ये इसकी भुजा है ए ए ए ए ए, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं
तिर्रे कोर, इसको बोलते हैं स्लैंट एज। ये स्लैंट हाइट नहीं है, जैसे ट्रायंगल में भी यही था। इसको स्लैंट हाइट नहीं बोलते हैं, इसको स्लैंट एज बोलते हैं। जो स्लैंट हाइट है ना, वो आपको ये देगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज स्लैंट हाइट, ब्लू वाला। राइट? अगर मैं इसको यहां बनाने की कोशिश करूंगा तो आप कहोगे ये मेरा स्लैंट हाइट होगा, और जो सेंटर है उससे अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो ये इतनी लेंथ a/2 के बराबर होगी, और ये आपकी l होगी, और पीले रंग से ये ऊंचाई है उसकी h। राइट एंगल ट्रायंगल समझ में आ रहा है कि h² प्लस a²/4 जो होगा वो आपका l² के बराबर होगा। देयर विल बी राइट एंगल ट्रायंगल बिटवीन l, a/2, l हाइपोटेनस होगा, और ये l² h² प्लस a²/4 के बराबर होगा। ठीक है? अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया लिखना हो इसका, तो वो कौन सा डायग्राम मिक्स होगा? सौरभ यार, आप हमेशा मैंने देखा कंफ्यूज ही रहते हो। डायग्राम मिक्स हो गया। हैव एन ओपन माइंड टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, डोंट टेल कि मिक्स हो गया। इसको कहते हैं नेगेटिव पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग आस्क मी कि सर ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया। ये कौन सी भावना है कि डायग्राम मिक्स हो गया? परपेंडिकुलर वाला पता नहीं चला, आपको ट्रायंगल में पता चला था। आई एम श्योर कि आपको ट्रायंगल में ही पता नहीं चला। अगर ट्रायंगल में पता चला तो यहां भी चलेगा, क्योंकि दोनों बात सेम है, कोई अंतर नहीं है। जरा सोचिए कि आपको ट्रायंगल में कैसे पता चला था और यहां क्यों नहीं चल रहा है। कर्व सरफेस एरिया बनेगा 4 आइसोसेलेस ट्रायंगल से। ये चारों आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले कि मैं पिरामिड की बात कर रहा हूं, और पिरामिड का बेस क्या है? स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया बनेगा 4 इंटू हाफ इंटू a इंटू l, विच इज 2al। ये कर्व सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया विल बी a² प्लस 2al। आप मुझसे पूछोगे सर बताओ वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम विल बी 1/3 इंटू बेस एरिया a² इंटू हाइट h। मैंने आपको सिंपल सा एक लॉजिक पढ़ाया था कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन की हर लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो लेट अस से आपने कहा कि मेरे पास एक प्लेन है, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दिस, और मैंने कहा ये मेरी हाइट वाली लाइन है, ये मेरी हाइट है, समझो इसको। अब इस प्लेन पे आप कोई भी लाइन खींच लो, अगर ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये लाइन इस प्लेन की हर लाइन के परपेंडिकुलर होगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि दिस h इज परपेंडिकुलर, हाइट h इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर। ये जो a/2 लेंथ है, जो मैंने स्क्वायर के मिड पॉइंट को इसके सेंटर से ज्वाइन किया है, ये लाइन स्क्वायर वाले प्लेन में होगी, इसलिए h और a/2 परपेंडिकुलर होंगे। और अगर h और a/2 परपेंडिकुलर हैं तो l उसका हाइपोटेनस होगा उस ट्रायंगल का, इसलिए h² प्लस a²/4 l² के बराबर है। सेम इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये आपका स्क्वायर पिरामिड हो गया। क्या हुआ? ये स्क्वायर पिरामिड। आगे बढ़ते हैं, अब जरा इस सवाल को देखते हैं। अब स्क्वायर पिरामिड का जो फ्रस्ट्रम है वो कैसा होगा? लेट्स सी हाउ स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्ट्रम भी, वहां भी फ्रस्ट्रम की कहानी देखो वही है, सेम स्टोरी। विजुलाइज करो जरा। ये जो पोर्शन है ना, मैंने एक स्क्वायर प्लेन से इसको काटा ऊपर से, तो आपको एक फ्रस्ट्रम दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। ये दोनों येलो सरफेसेस के बीच का जो फ्रस्ट्रम है, ये फ्रस्ट्रम आपका है
स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्ट्रम, ठीक है। यहां भी कहानी पूरी सेम है कि ऊपर एक छोटा सा स्क्वायर पिरामिड मिलेगा, नीचे अगर ऊपर से पूरा नीचे तक देखेंगे तो बड़ा सा स्क्वायर पिरामिड है। यहां भी सिमिलरिटी वाला सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपने आधी ऊंचाई पे काटा, सेम कहानी, पूरा सब कुछ रिजल्ट ही सेम है, V1:V2 1:7 आएगा, नो चेंज, बिकॉज सारी कहानी वही है। सिमिलरिटी भी लगेगी, 1:7 बनेगा। तो अगर आपने 3 इक्वल हाइट बनाई तो वॉल्यूम रेशियो क्या बनेगा, 1:7:19। तो नो डिफरेंस। आप पैरेलल में कट करते जाएंगे तो कहानी कौन वाली है, तो कुछ अलग से इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, इट्स ऑल सेम। आप अगर इक्वल हाइट पे कट लगा दोगे तो सारे करस्पॉन्डिंग लेंथ कंपोनेंट 1/2 हो जाएंगे, तो वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा। तो एक का 1 होगा तो फ्रस्टम का 7 होगा। समझ में आई बात? यस और नो? हाँ जी। तो चलिए अब अगला सवाल करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे ये सवाल है, यहां पर देखते हैं इसको। यहाँ पर कह रहा है फ्रस्टम का पिरामिड का स्क्वायर बेस है और स्क्वायर बेस में कह रहा है अपर साइड 9 सेंटीमीटर, तो ये मुझे 9 दिया हुआ है, और जो लार्जर साइड है वो 15, यहाँ ये 15 दिया हुआ है। हाइट 4 सेंटीमीटर है इसका, तो द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का हाइट कैलकुलेट करूं, दिस पोर्शन h इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर। तो आपको लैटरल सरफेस एरिया बताना है कि इस फ्रस्ट्रम का क्या होगा। विल डू इट वेरी इजीली। कैसे? मैं आपको बिना फॉर्मूले के समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ कि 9:15 का अनुपात क्या है? आप कहोगे 3:5। यस। इसका मतलब क्या है कि ऊपर से अगर पूरा स्क्वायर पिरामिड देखें तो उसकी हाइट अगर 5 होगी, तो छोटा वाला जो स्क्वायर पिरामिड ऊपर बन रहा है उसकी हाइट 3 होगी, यानी इनका अंतर क्या बनेगा, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट आपने 4 बोल दिया, बोला। अगर आपने 2 यूनिट को 4 बोल दिया तो मतलब अगर मैं ओरिजिनल हाइट लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा 20 सेंटीमीटर होगा, सॉरी 10 सेंटीमीटर होगा। इफ आई वांट टू राइट 2 यूनिट 4 है तो 5 यूनिट 10 सेंटीमीटर होगा। मुझे ना एक काम करके बताओ आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, एरिया किस तरह से काम करता है? हाउ डज एरिया वर्क? एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया स्मॉल वाले पिरामिड का जो ऊपर है, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया लार्ज वाले का जो सबसे बड़ा वाला है ओरिजिनली, उसका रेशियो लिखना चाहूं तो क्या आएगा? क्या वो 9:25 आएगा? यस। अगर लेंथ रेशियो 3:5 है छोटे और बड़े पिरामिड में, तो कोई भी एरिया रेशियो, चाहे आप टोटल सरफेस एरिया रेशियो लिख लो या आप कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लो, दैट विल बी 9:25। यस। नाउ टेल मी, इन दोनों का जो अंतर है 16 यूनिट, वो क्या होगा? वो फ्रस्ट्रम का एरिया होगा, फ्रस्ट्रम का CSA, वो फ्रस्ट्रम का कर्व सरफेस एरिया होगा। अब इस सवाल में तुम्हें क्या करना है, तुम सिर्फ फ्रस्ट्रम का कर्व सरफेस एरिया निकाल, मतलब सॉरी बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया निकाल लो या छोटे वाले का निकाल लो। चाहे तुम 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लो या तुम 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, फिर से 16 निकाल लो, जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। जैसे ये 3 दूनी 6 बनेगा, वॉट एवर इज कन्वीनियंट टू यू, छोटा या बड़ा यूज कर लो। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वो भी मैंने आपको बताया कि पहले आपको निकालनी पड़ेगी स्लैंट हाइट। जैसे छोटा वाला जो पिरामिड है उसकी हाइट हमने निकाली 6। यस, ये छोटा वाला पिरामिड, उसकी हाइट 6, उसका ये वैल्यू 9 है। अब मैं कैसे करूंगा जरा देखिएगा यहां पर ध्यान से। स्लैंट हाइट जो L होता है, L स्क्वायर किसके बराबर होता है, H स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4 के। यस। इसका हाइट कितना है, 3 का 6, 36 बनेगा। A स्क्वायर बाई 4 का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A स्क्वायर बाई 4? A है 9, तो A स्क्वायर कितना बनेगा, 9 चौके 36, 9 9 81/4। इसको जोड़ेंगे 144 प्लस 81 आएगा बटे 4, 225/4 हो गया। L की वैल्यू आ गई 15/2। अब जरा बताओ ये कर्व सरफेस एरिया स्मॉलर पिरामिड का कितना मिला मुझे? आप कहोगे 2 इंटू ए इंटू एल, अभी लिखवाया था, तो 2 इंटू 9 इंटू 15/2, 15 9 135 होता है। अब 135 जो एरिया निकला है वो इस 9 वाले का निकला है।
तो 9 यूनिट आपका 135 के बराबर हो गया, मुझे 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 15 9 135 होता है, 15 × 16 240 होता है। कितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आई? तो बोल दो नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। इन पिरामिड स्ट्रक्चर y वॉल्यूम इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 3, 1/3। अनुज, पहली बात तो देखो बेटा ऐसा है, पहले आप मुझे ये बताओ कि प्रिज्म स्ट्रक्चर में जैसे एक सिलेंडर का वॉल्यूम πr² होता है, उसमें हम कुछ भी डिवाइड नहीं करते। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि उसमें कुछ भी डिवाइड क्यों नहीं करते। तो देखो गणितज्ञों ने स्टैंडर्ड फॉर्मूले निकाले, उस फॉर्मूलों से पैटर्न आया कि पिरामिड स्ट्रक्चर में 1/3 आता है और ये वॉल्यूम निकलता है इंटीग्रेशन करने से। तो अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे बीएससी, तो बीएससी में तुम्हें कोनिकल सेक्शन में कोन का वॉल्यूम डिराइव करवाया जाएगा यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यूजिंग इंटीग्रेशन जब कोन का वॉल्यूम डिराइव कराया जाएगा तो वहां से 1/3 का फैक्टर हर पिरामिड स्ट्रक्चर में आएगा, जो आपके किसी काम का नहीं है। क्या काम का है ये समझना कि 1/3 आता है, क्योंकि उसके लिए आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, इंटीग्रेशन जानना चाहिए। इंटीग्रेशन जानने के बाद भी 12th वालों को कोन का सेक्शन डिराइव करके नहीं दिखाया जाता है कोन का वॉल्यूम, उसके लिए हायर मैथमेटिक्स बीएससी में दिस मस्ट हैव बीन डिराइव्ड कि हाउ इट इज 1/3 πr²h। ठीक है, क्लियर? कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई? हाँ जी, आया, क्लियर हुआ? तो दिस इज द होल प्रोसेस कि आप सिमिलैरिटी से रिलेट करके इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। क्या बातें यूज कर रहे हैं हम लोग कि एरिया रेशियो लेंथ रेशियो के स्क्वायर का रेशियो होता है, कोई भी एरिया रेशियो, करस्पॉन्डिंग एरिया रेशियो अगर है तो सिमिलर फिगर्स में। वॉल्यूम रेशियो लेंथ के रेशियो के क्यूब के रेशियो में होता है। ठीक है, एंड यूजिंग दैट यू कैन सॉल्व एनीथिंग दे आर आस्किंग। भाई टोटल कर्व सरफेस एरिया, मतलब मेरा फोकस क्या है आपको कि 3D समझ में आए, है ना। जैसे 3D इज मोर अबाउट जस्ट फॉर्मूला, नो अंडरस्टैंडिंग यूजुअली। मैं उसमें भी कोशिश कर रहा हूं कि जो सिमिलैरिटी आपको 2D से आती है, अगर आप उसका यूज करना सीख जाएंगे तो आपका 3D को लेकर डर भाग जाएगा। और अगर जो चीजें हमें आती हैं सिमिलैरिटी की, सिमिलैरिटी आती है लेंथ रेशियो और एरिया रेशियो का रिलेशनशिप आता है, उसको अगर हम सही जगह यूज ना कर पाए तो हमने सीखा क्या फिर? ठीक है, जैसे लोग इस तरह से सवाल नहीं करेंगे स्क्वायर पिरामिड का, उसका भी एक खतरनाक फॉर्मूला रट लेंगे। ठीक है, एंड देन दे विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तब, अभिनव भैया टेट्राहेड्रन पढ़ाया तुमको कि नहीं पढ़ाया? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कैसे हो जाता है आप लोगों को? तुम्हें मैंने रेगुलर टेट्राहेड्रन पढ़ाया, उसके बाद मैंने तुम्हें जनरल ट्रायंगुलर पिरामिड भी पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है? फिर सब भूल जाते हो, और वो भी इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, स्लो स्लो स्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वां सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। द हाइट ऑफ द कोन is 60 centimeter. Height of the cone is 60 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. If its volume is 1/27 of the volume of the cone, then at what height above the base is the section made? नीले रंग से लिखा हुआ है, at what height above the cone is the section made. जरा सभी लोग इस सवाल का आंसर मुझे दें, प्लीज कमेंट करें, every one of you, no exceptions. I just want कि सब लोग इसका ट्राई करके सवाल का जवाब दें, आसान सवाल है। So you all must give me answer for this particular question. कितने लोगों ने 51 वाली किताब ली है? जस्ट आस्किंग। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन के सवाल देखिए वहां से भी लगा लेना, क्योंकि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं एक तरह से दे विल बी कवर्ड, अगर आप वहां से कर लोगे तो छोड़ना नहीं, मतलब
जस्ट ए सजेशन। तो उससे क्या होगा, कुछ नई मतलब जो PYQ क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लास में तो नहीं करवा पाते, उतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ समझा समझा के सब चीज़ें करानी होती हैं आपको। सो आई जस्ट एक्सपेक्ट कि आप DPQ करिए। DPQ का पर्पज़ अलग है और उसका जो पर्पज़ है वो थोड़ा सा अलग है। तो DPQ तो करिए ही, DPQ भी आपको छोड़ना नहीं है। बट एक बात पूछनी थी, काफी खतरनाक सवाल होता है, खैर पूछ लो पूछ लो पूछ लो। DPQ में PYQ होता है या कि नहीं, क्या करोगे जान के, क्या होता है उसमें? आप सवाल लगाते रहो, मौज करते रहो बस। विदाउट लेबल यू डोंट वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस ना, यू रियली डोंट वांट टू नो कि PYQ है कि नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, हम खाओ गुठलियां क्यों गिन रहे हो भाई। आई सीरियसली हेट टू राइट कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी कोई वैल्यू नजर नहीं आती है। जब आप चीजें एक मास्टर से पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, तो इट्स नॉट टू कीप ए स्कोर कि अच्छा ये 2000 में आया हुआ सवाल है, ये फलाने साल में आया हुआ सवाल है, उसका कोई सेंस नहीं है। योर एंटायर फोकस शुड बी लर्निंग थ्रू कॉन्सेप्ट। जब आप किताब से क्वेश्चन कर रहे हो तो एक अलग पॉइंट है कि अच्छा ये PYQ वाला सवाल ये इस साल आया, ये इस साल आया, उस साल आया, वो ठीक है, आप अपना स्कोर रखो वहां पर, मास्टर से पढ़ते समय नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि अगर ये वॉल्यूम V1 है और पूरा जो बड़ा वाला कोन है ना इसका वॉल्यूम V2 है, तो V1/V2 1/27 है, तो यहाँ करस्पॉन्डिंग लेंथ रेशियो जो बनेगा 1:3 बन जाएगा, बिकॉज क्यूब रूट्स बनेंगे। यानी इस कोन की जो हाइट होगी वो इस कोन की हाइट से 1/3 होगी। तो बेस से कितनी ऊंचाई पे इसको काटा गया है, दैट इज 2/3 × 60 इज 40। बहुत लोगों ने 20 बोला, सरासर गलत है। तुम मुझे इसकी हाइट बता रहे हो, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ये जानना है कि बेस से यहां तक की ऊंचाई क्या, किस हाइट पे आपने बेस से काटा है, वो 40 होगा। इसकी हाइट 20, इसकी हाइट 60, तो जो अंतर है वो निकालना है मुझे 40। ये ऊंचाई चाहिए 40 सेंटीमीटर। 40 सोच रहा था लेकिन मेजॉरिटी देख के 20 बोल दिया। मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट, मेजॉरिटी कैन बी रॉन्ग। नेवर एवर गो बाय व्हाट पीपल से, दे ऑल कैन बी रॉन्ग। ऑलवेज गो बाय द लॉजिक। 57वां सवाल, एक कोन, एक हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर है, वो उनका बेस सेम है, हाइट सेम है, उनके रेस्पेक्टिव वॉल्यूम आपको बताने हैं। देखो एक सबसे पहले चीज तो आप यहां पर समझ लो कि एक कोन और एक सिलेंडर दोनों का अगर बेस और हाइट सेम होता है तो उनका वॉल्यूम रेशियो 1:3 होता है। तो यहाँ कोन, हेमिस्फीयर, सिलेंडर है, तो पहला वाला कोन है, आखिरी वाला सिलेंडर है, ये 1:3 होना चाहिए। ये 1:3 सिर्फ पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ही सही है। ये तीनों गलत है क्योंकि कहीं और 1:3 है ही नहीं है। खैर, अब आप अगर पूरा सॉल्व भी करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, जरा हेमिस्फीयर को देख लेते हैं कि हेमिस्फीयर केस में क्या होगा। तो हेमिस्फीयर के केस में दिस इज द रेडियस, दिस इज द हाइट इज आल्सो इक्वल टू रेडियस r और r। और चूंकि हर केस में आपको इस सवाल ने ये बोला है कि इन एवरी केस आपका हाइट और रेडियस सेम है, तो यहां भी आप कहोगे कि मेरा रेडियस r है और मेरी हाइट r है। तो पहले कोण लिखोगे आप तो आपको मिलेगा 1/3 पाई r³ मिल जाएगा, क्योंकि r² × r। यहाँ पर ये 2/3 पाई r³ मिल जाएगा, और ये आपका पाई r² × r पाई r³ बन जाएगा। तो अल्टीमेटली सेम कहानी है, ये 1:2:3 बन जाएगा। तो पहला वैसे भी करेक्ट होना था, बट अगर मान लिया दो ऑप्शन में यहाँ पर 1:3 बनता तब तो हमें ये सॉल्व करना था, और नहीं करना भी नहीं था। बट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि एक तरह से एक कोन है मेरे पास। तो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मैं एक कोन ले लूं और एक हेमिस्फीयर ले लूं और एक सिलेंडर ले लूं, तो उनके जो वॉल्यूम्स का रेशियो है वो 1:2:3 है, अगर उनके रेडियस और हाइट्स बराबर है तो। गुड ऑब्जर्वेशन। 1 2 3। 58वां सवाल देखिए, राइट सर्कुलर कोन का डायमीटर 14 मीटर है जबकि स्लैंट हाइट 9 है। आपको कोन का वॉल्यूम बताना है कितना होगा।
हाइट निकाल लेते हैं, हाइट निकलेगा वॉल्यूम निकल जाएगा। ये बनेगा रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 81 माइनस 49 रूट 32, तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, 49 रूट 32 पाई अपॉन 3, ये ऑप्शन। ठीक है। 59वां सवाल, एक कोनिकल टेंट का वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 9856 क्यूबिक मीटर, उसके बेस का एरिया मुझे दिया है 616 स्क्वायर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेंट इफ द कैनवस इज 20 मीटर इन विड्थ। गुड क्वेश्चन। देखिए, अगर बेस एरिया मुझे दिया हुआ है तो क्या हमें बेस रेडियस पता है? यस और नो? कितना है? पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जब 616 होती है ना, आर की वैल्यू 14 होती है, दिस इक्वल टू 14। अच्छा, मुझे वॉल्यूम भी दिया है कि इस कोनिकल टेंट का वॉल्यूम कितना है, तो क्या मुझे हाइट पता है? ओके, तो जरा हाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप कहोगे 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये 9856 है। नाउ वी हैव टू पुट एफर्ट, पाई इंटू 14 स्क्वायर अभी हमने देखा 616 के बराबर होता है, इंटू एच। अब एफर्ट इसको काटने में है, तो आपको ये पता है कि देखो ऐसा वैल्यू देखो 22 से कटने वाली है, 11 से कटने वाली है, तो 11 से काट सकते हैं। 11 × 55, 11 × 6 = 66, 11 × 8 = 88, 11 × 9 = 99, जाएगा नहीं। 8 × 6 = 14, 9 × 5 = 14, कट रहा है 11 से। 11 × 8 = 88, 10 × 105, 11 × 9 = 99, 6 × 11 = 6 × 66। अब 56 है, 8 से कटेगा, 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 8, एंड देन 8 × 9 = 8, 8 × 2 = 16, 7 से कटेगा, 16 × 7 = 112। एच की वैल्यू आ रही है 48। एच अगर 48 आ गया तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज, इसको 48 लिख रहा हूं, कैन यू फाइंड द स्लैंट हाइट नाउ? यस, हाउ मच? 50। क्यों? ये 7 × 2 है, ये 7 × ये सॉरी 2 × 7 है, 2 × 24 है, 2 × 25 बनेगा, क्योंकि 7, 24, 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अगर 7 की जगह 14 है, 24 की जगह 48 है, तो 25 की जगह 50 होगा। स्लैंट हाइट मिल गया। अब जो कैनवस की तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो पाई आर एल है। पाई इंटू 14 इज इक्वल टू 88, करके देखो, 22/7 इंटू 14, 88 है 44, 44 इंटू स्लैंट हाइट इज 50। यस। अब ये जो कैनवस तुम्हारे पास मौजूद है उसकी चौड़ाई 20 मीटर है, मान लेते हैं उसकी लंबाई कितनी है? x है, तो उसका एरिया बनेगा 20 × x। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2.2 इंटू 50, 110 मीटर। सो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, क्योंकि कैनवस बनाने में हमें क्या लगेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसको हमें जो कैनवस मौजूद है उस कैनवस की चौड़ाई मुझे दी है, चौड़ाई इंटू लंबाई से कैनवस का एरिया, कपड़े का एरिया मिल जाएगा हमको, उसको हमने x मान लिया। तो 20 × x की वैल्यू 44 × 50 के बराबर करनी है। 22 × 5 = 110 आंसर आ गया आपका। 60वां प्रश्न, एक राइट सर्कुलर कोन का हाइट 42 है, वॉल्यूम दिया हुआ है, एरिया निकालना है कर्व सरफेस का, क्या होगा? सो हाइट मुझे अगर 42 दी है तो मैं लिखूंगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 42 इज इक्वल टू 8624। 3 से काटूंगा 14 मिलेगा, 14 से काटूंगा 14 × 6 = 84, 2, 14 × 9 = 14, 14 × 84 616। पाई आर स्क्वायर अगर 616 होता है तो आर की वैल्यू आपकी 14 हो जाती है, ये पता ही होगा आपको। मुझे निकालना है पाई आर एल, तो ये कैसे निकलेगा? आप इसको 14 लिखिए, एल की वैल्यू लिखूंगा मैं तो 14 √ 10 आएगा। कैसे? अगर आपने ज्योमेट्री में मुझसे देखा होगा तो मैं कहता हूं जब 14 यहाँ हो तो इसको 1 लिख लो, 42 है तो यहाँ 3 लिख लेते हैं। 14 को हमने बाहर निकाल लिया है बेसिकली,
कॉमन ले लिया है। अब 3 और 9 को कंबाइन कर लो, 3 3 9 1 10 बनेगा, तो ये वैल्यू इसके बराबर हो गई 14√10। तो पाई आर एल की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो पाई आर 44 हो जाएगा और एल की वैल्यू आपकी 14√10 हो जाएगी। 14 चौको 56, 14 चौको 56, 5 61, 616√10, ये ऑप्शन। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ है नहीं सवाल में। आप पहले आर निकालेंगे, आर के बाद आप एल निकालेंगे, फिर आप पाई आर एल निकालेंगे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल के बराबर होता है। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? आई होप होनी नहीं चाहिए। हाँ जी, 61वां सवाल। दो कोन्स का रेडियस आपको 3:4 दिया हुआ है, हाइट 8:3 दिया हुआ है, रेशियो वॉल्यूम का निकालना है। कौन है? तो V1/V2 अगर मैं दो कोन के वॉल्यूम का अनुपात निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, और ये 1/3 पाई और 1/3 पाई कट जाएगा। सो R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, 3/4 का होल स्क्वायर कितना होता है? 9/16 इंटू H1/H2 क्या है? 8/3, 3/2। आंसर आ गया सी। ठीक है, 62nd क्वेश्चन। हाइट एंड बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 100%. What will be increase in the volume of the cone? Height and the base of a right circular cone is increased by 100%. What will be increase in the height of the cone? Volume of the cone. So volume is pi r square h. तो वॉल्यूम r स्क्वायर पे डिपेंडेंट है और h पे डिपेंडेंट है। सक्सेसिव फॉर्मेशन होता है परसेंटेज चेंज में। रेडियस को आप 100% से बढ़ा रहे हो तो आप रेडियस को 1 से 2 कर रहे हो, और रेडियस का स्क्वायर मौजूद है तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा। राइट, और हाइट भी क्या हुआ? 1 से 2 कर दिया आपने। तो मामला कुल मिला के है कि भाई वॉल्यूम 1 से 8 गुना हो जाएगा। अगर सब कुछ तुम डबल कर दोगे, सब कुछ डबल कर दिया, तो वॉल्यूम विल बिकम 8 टाइम्स। सो परसेंटेज चेंज विल बी 700%। अच्छा, यहाँ बेस जो लिखा हुआ है ना, एंड द बेस, ये बेस रेडियस लिख देना चाहिए। सिर्फ बेस का क्या मतलब है? डबल को 1 से 2 ही लिखेंगे ना संस्कृति जी। अगर शुरू का 1 मानोगे तो बाद में 2 हो जाएगा, 1 से 2 हो गया। आपको x मानना, x मान लीजिए। आपको अगर रेडियस शुरू में r है, बाद में 2r हो जाएगा, तो आपको 2r का होल स्क्वायर। हाइट आपका डबल हो गया तो आपको 2h होगा। तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, 1/3 इंटू 8 इंटू r स्क्वायर h। ये तो पहले भी था, 8 गुना हो गया। उसी चीज को हम डायरेक्टली बोल रहे हैं। 100% इंक्रीज हुआ है ना। तो 100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है बताइए संस्कृति जी? मैं आपसे बोलूं कि आपकी सैलरी 100% से बढ़ गई, इसका क्या मतलब हुआ? आपको डबल सैलरी देंगे तो आप नहीं लोगे? गणित पढ़ते समय व्यवहारिकता मत भूलिए। ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने हमें गणित और व्यवहारिकता को अलग अलग करके रखा, तो हम व्यवहारिकता और गणित को एक साथ समझ ही नहीं पाते। आप किसी से भी जाके बोलो जिसकी जो जॉब कर रहा है कि तुम्हारी सैलरी 100% बढ़ गई, वो जान जाएगा कि डबल हो गई, बट मैथ करते समय नहीं समझ में आती है। प्रैक्टिकलिटी इज मिसिंग इन आवर सिस्टम। पर चिंता मत करिए, मैं पहुंचा दूंगा वहां आपको। ए सेमी सर्कुलर सीट ऑफ मेटल जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, उसको हमने बेंट किया है कोनिकल बाउल के शेप में। डेप्थ ऑफ द बाउल इज, वो देखो कर मैकॉले की दिन है। कोई ना कोई स्केपगोट चाहिए होता है ना हम लोगों को, है ना। मैकॉले कब आया कब चला गया, सेंचुरीज हो गई भैया। अब उसी को दोष देते रहोगे, अब भी उसी की जिम्मेदारी है। bent in the shape of a conical bowl, तो 2/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन और क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है कि इसको हम बेंट कर रहे हैं, और बेंट करके हम क्या बना रहे हैं? कोनिकल बाउल बना रहे हैं।
बट क्वेश्चन ये नहीं है, इट्स नॉट हेमिस्फीयर, क्योंकि वही मैं अभी जब लिख रहा हूं ना, देन आई गॉट स्टक कि मैं रेडियस क्या लिखूं। अगर मुझे रेडियस हाइट निकालना है तो रेडियस दिया होना चाहिए, जो कि दिया नहीं, तो ये सवाल है नहीं। मैंने गलत पढ़ा, मेरा दिमाग अभी 3D में चल रहा है और इसलिए मैंने 3D बना दिया इसको। वहां सेमी सर्कुलर बोला है, हेमिस्फीयर नहीं बोला है। तो द क्वेश्चन इज नॉट दिस बट रादर दिस। इससे कौन बनाया गया है? इससे बड़ा इंटरेस्टिंग तरह का कौन बनता है? आई डोंट नो इफ यू हैव आई हैव एवर सीन यू, आपने कभी देखा है चीज कि नहीं, राइट? हाउ टू मेक दिस कोन। आपके पास अगर किसी के पास आपको विजुलाइज करना है तो आपको एक सेमी, बस कुछ नहीं करना है, ऐसा ही सेब का एक चीज काट लो। मैं भी फाड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। अब चंदा थोड़ी ना तोड़ के लाओगे कि चंदा को मोड़ के देखोगे, हाथ में चाहिए ना कुछ। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आई ट्राई टू समथिंग लाइक दिस, है ना, कि ये थोड़ा सा आपको लगे हेमिस, मतलब सेमी सर्कल टाइप का। इससे अगर मुझे कोन बनाना है तो कैसे बनेगा? क्या मैं इसको ऐसे कोन बना पा रहा हूँ? नहीं। ये कोन बनाने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, पहले तो इसको आप बीच से मोड़ दो ऐसे, यहां से, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये वाला जो कर्व्ड पोर्शन है, इसको मैं बेस की रेडियस बनाने की कोशिश करूं, कैसे बनेगा? मूंगफली वगैरह जो बेचते हैं ना, वो आपको दे दो, तुरंत बना के दे देंगे आपको। क्योंकि हमें यहाँ पर समझना यही है कि यहाँ पर क्या चीज बेस में जाएगी और क्या चीज हमें हमें सरफेस देने वाला है। अच्छा ये बता दो बस मुझे कि स्लैंट हाइट जो भी होगी, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसा करो कि ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, देखो होगा क्या, फिर आपको मैं यहां पर भी इसको करके दिखाऊंगा कि हमारे पास दो लेंथ है। एक लेंथ कंपोनेंट हमारा ये है, एक लेंथ कंपोनेंट हमारा ये है। जब मैं इससे कोन बनाने की कोशिश करूंगा, इस पोर्शन से मोड़ के बेंड करके, तो हमें बस यही समझना है कि कौन सी चीज हमें स्लैंट हाइट देगी और कौन सी चीज हमारा बेस रेडियस बनेगी, बिकॉज वी हैव टू जस्ट बेंड इट, और बेंड करके हमें बनाना है। तो जरा इस पोर्शन को आप मुझे बताओ कि मैं किस तरह से बेंड करूं कि मुझे कोन मिले। तो नाउ यू कैन सी लाइक दिस, देख रहे हो, बन गया कोन। अब देखो इसमें क्या हुआ है, ये जो डायामीटर था, ये डायामीटर वाला जो पोर्शन है, इसका आधा यानी रेडियस उस कोन का स्लैंट हाइट बना था, और ये जो कर्व्ड पोर्शन है, ये उस कोन का बेस रेडियस बना। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। दिखा था कौन किसी को कि नहीं? तो सर हमें तो आंखें बंद कर ली हमने, हम तो देख ही नहीं पाए। ये देखो, तो ये जो पोर्शन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रगेड सरफेस है, वो क्या है? वो तो इसका ये सरफेस था, ये देखो ये। तो ये पोर्शन क्या बन गया? बेस बन गया, राइट, बेस बन गया। और जो ये वाला पोर्शन था, ये स्लैंट हाइट में कन्वर्ज हो गया जाके, दिस बिकेम ए स्लैंट हाइट। देखो ये पोर्शन ये स्लैंट हाइट में कन्वर्ट, तो ये जो लेंथ थी ना, ये स्लैंट हाइट में कन्वर्ट हो गई। देखो लड़कियों ने समोसा बनाया, उन्हें पता है लड़के किसी लायक नहीं है। मेंसुरेशन में उनको विजुअलाइजेशन कैसे होगा? 3D ऑब्जेक्ट सब्जियां हैं, वो तो कभी उन्होंने छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, ठीक है। समोसा कभी बनाया नहीं, खाया बस। देयरफॉर मेंसुरेशन 3D में लड़कियों को दिक्कत थोड़ी कम होती है, बिकॉज दे हैव दैट एक्सपीरियंस, बस उनको रिलेट करने की जरूरत होती है। इन्होंने समोसे से रिलेट कर लिया, और जो समोसा चापते रह गए ना, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया अभी तक। ध्यान से देखो इधर, तो मैंने आपको ये समझाया बस कि इसका जो रेडियस है ना r, और ये वैल्यू आपकी है 2 पाई r पूरे सर्कल का, तो ये वैल्यू है पाई r।
अब यहां से रट लो, अगर समझ में नहीं आया तो रट ही लो। ओके, कि ये जो आर है, जब आप कोन बनाने जाओगे ना, कोन करस्पॉन्डिंगली जब आप एक कोन बनाओगे तो कोन में क्या होगा, कि कोन में ये जो कोन का रेडियस है, फिर से आरसी बोलता हूं, रेडियस ऑफ कोन, ये जो एल है ये तो आर के ही बराबर हो गया। एंड दिस आरसी से आपको समझना है कि 2 पाई आरसी की वैल्यू पाई आर के बराबर हो गई। ये पाई आर जो है ना, ये 2 पाई आरसी के इक्वल हो गया। तो आपका जो आरसी है, आरसी जो आपका है, पाई से पाई कटा, दिस इज इक्वल टू आर बाई 2। 2 पाई आरसी जो ये सर्कल बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर। तो रेडियस विल बी हाफ ऑफ द रेडियस। अब इसे आप रिलेट कर सकते हो कि एक सेमी सर्कुलर पीस में से उसके रेडियस का आधा हमारे कोन का रेडियस बन जाता है, और जो स्लैंट हाइट है वो रेडियस के ही बराबर हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ आऊंगा तो मैं कहूंगा कि इसका डायमीटर 28 है, तो रेडियस यहाँ 14 है, तो यहाँ इसका रेडियस उसका आधा यानी 7 बन जाएगा, और यहाँ स्लैंट हाइट 7 बन जाएगी। स्लैंट हाइट रेडियस के बराबर हो जाएगी पहले की, तो वो 14 के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं डेप्थ ऑफ द बाउल निकालना चाहता हूँ, यानी हाइट, बाउल की डेप्थ, हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, क्या यही करना है, हाइट कैलकुलेट, बताओ किसके बराबर आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आने वाली है यहाँ पर, बिकॉज अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 7 बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा मेरा 2 दूनी 4 माइनस 1 रूट 3, 7 रूट 3 वैल्यू आई, जो कि कहीं आंसर में दिया नहीं हुआ है। बट आप इसको अगर 1.73 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 12.11 आ रहा है, 12 के आसपास ही लगा लो, बट एग्जैक्ट आंसर 7 रूट 3 है। क्या आंसर है? 7 रूट 3। ओके, 7 रूट 3 इज द एग्जैक्ट आंसर। द रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ ए बकेट व्हिच इज पार्ट ऑफ द कोन आर दिस। हाइट दिया है, वॉल्यूम बताओ कितना है। फ्रस्ट्रम के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। चलो जरा उत्तर बताओ सब लोग। This radius is equal to 28. This radius is equal to 7. बकेट की हाइट कितनी है? 45। वॉल्यूम बताना है। निकाला था हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला भी, याद है? 1/3 पाई, यहां हमने कहा था होगा आर स्क्वायर प्लस आर आर, और यहाँ आया था एच। तो सब लोग इसको सॉल्व कर लो। मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं ए होगा, तो ए ही होगा, मान लेते हैं ए। सॉल्व कर लोगे ना? कराएं ये भी, कर लो यार। देखो, आर स्क्वायर हो आर आर हो, सब में 7 मौजूद है, तो 7 सता 49 बाहर निकाल लेते हैं। ये 7 इंटू 1 है, ये 7 इंटू 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 लिखेंगे। हाइट की वैल्यू 45 है। ठीक, 16 4 20 21 बना। इसको जब इससे काटोगे तो यहाँ 3 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 21 से 21 कट गया। आपका फाइनल आंसर है 22 इंटू 49 इंटू 45। 49 को 45 से गुणा करो, इसकी मिडिल वैल्यू क्या है? 47। 47 से 2 ज्यादा, 47 से 2 कम, तो ये बनेगा 47 स्क्वायर माइनस 4। 47 का स्क्वायर बनेगा 2209 में से 4 घटाएंगे 2205, तो 22 इंटू 2205, 22 इंटू 2200 बनेगा 484, उसके आगे 2 जीरो, और 22 पंचे 110, 48510। आंसर आ गया ए। 11 के मल्टीपल वालों देखो, इससे काम बन रहा था क्या? 8 1 9, 5 4 9, 8 4 12, 5 1 6, 4 1 5, 8 5 13, 4 8 5 13, 5, हाँ बन रहा था। तो 11 के मल्टीपल से भी ए उत्तर आ रहा था। तो एक्चुअल कैलकुलेशन भी सीख के रखो कि अगर 11 के मल्टीपल 2 ऑप्शन आए तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन से कर लो, अदरवाइज आप ऐसे कर लो। ठीक है,
इसमें रेडियस की वैल्यू कैसे लिखी गई है। देखिए जब भी आप रोटेशन करोगे ना, तो जो कोन बनेगा उसका रेडियस इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि रोटेशन हाइपोटेनस के अबाउट हो रहा है। तो इस पॉइंट से आप विजुलाइज करो जरा कि अगर ये इसके अबाउट घूमेगा तो पहले तो कोन समझना पड़ेगा बनेगा कैसे। देयर विल बी टू कोन्स फॉर्म्ड, एक ऊपर एक नीचे, और जिस लाइन के अबाउट रोटेट करते हो आप, वो एक्सिस के परपेंडिकुलर, दैट बिकम्स द एक्सिस ऑफ द कोन। तो दिस इज हाइट, और यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर दूरी बिकम्स रेडियस। इस पे जो परपेंडिकुलर होगा ना इस पॉइंट से, वही तो रेडियस होगा। ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू है, ज्योमेट्री से आपको पता है कि हाइपोटेनस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसकी वैल्यू होती है AB अपॉन C, जहां पर C आपका हाइपोटेनस है, या H, AB परपेंडिकुलर साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन हाइट H। ठीक है, ऐसे कर सकते हो हम। आई एम ए न्यू स्टूडेंट, मैंने ज्योमेट्री से स्टार्ट किया है, बट मुझे उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या सर मुझे अदर टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए और ज्योमेट्री को बाद में करें। देखिए पहली बात, ज्योमेट्री को आप कभी भी करोगे दिक्कत तो आएगी। अगर दिक्कत अभी आ रही, ज्योमेट्री एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। ज्योमेट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ऐसे समझो मैथ्स में। तो जब भी करोगे दिक्कत आएगी, बट सवाल इस बात का है कि थोड़ा फ्लो में आके करना चाहते हो आप, कि मतलब आप ये सोच रहे हो कि ज्योमेट्री में नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा हैं, समझ में भी कम आ रहा है, तो वो फीलिंग होती है ना कि कुछ खत्म नहीं हुआ, वो भी प्रेशर बिल्ड करता है। कंसिडरिंग दैट, इफ यू वांट, आप पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कर लो, देन यू मूव बैक टू ज्योमेट्री, ताकि आपको शुरुआत में कुछ एक दो टॉपिक फिनिश करने का कॉन्फिडेंस आ जाए। दिक्कत बाद में भी आएगी आपको, क्योंकि टॉपिक इंडिपेंडेंट है, इसका किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट स्टिल आई विल से कि यू गो विद सम स्मॉलर टॉपिक, सो दैट आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि चलो हमने एक दो चैप्टर खत्म कर लिया, टॉपिक खत्म कर लिया है। आप अरिथमेटिक कर लो पहले थोड़ा सा, 2-3 चैप्टर, फिर आप आओ। ठीक है, A+B क्यों लिखा गया है डिनोमिनेटर में? कहाँ A+B लिखा है मैंने? A+B का होल स्क्वायर लिखा है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ना, अच्छा ये बोल रहे हो आप क्या, एक मिनट, AB अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बनेगा ये। हाँ तो ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया मैंने, इसको सही कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा होगा, वो स्क्वायर गलत जगह लग गया था, यहाँ पर भी गलत लिख दिया मैंने जोश में। AB अपॉन A+B नहीं है, ये रूट A स्क्वायर B स्क्वायर है, इसको सही कर लो। ओके, हाँ जी, एक्चुअली क्या क्या हुआ, मतलब गलती लिखना नहीं चाहिए मुझे ऐसा, बट एक्चुअली मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला हम यूज करने जा नहीं रहे। जैसे आज हमने सवाल इस पे किया, हाउ डिड वी सॉल्व दैट क्वेश्चन, व्हेन डेटा इज गिवन वी नो व्हाट टू डू, कि रेडियस इज दिस परपेंडिकुलर ऑल दैट। तो ये थोड़ा सा ओवरलुक कर दिया मैंने, आई जस्ट रोट इट लिटिल फास्टर, आई डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस। ठीक है, अच्छा कि आपने पॉइंट आउट किया, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा, एंड दिस वैल्यू विल बी लाइक दिस। ठीक, तो मैंने शायद यहाँ गलत लिखा, तो उसी का स्क्वायर करके लिखा, तो ये भी गलत हो गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे, ख्याल रखिए, थैंक यू।